की ड्रग्स बरामद। नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की समीक्षा बैठक, नितिन गडकरी की अध्यक्षता में चर्चा। कैची धाम और नैनीताल के पर्यटकों के लिए रोपवे परियोजना का सर्वे शुरू। भीमताल, रानीबाग समेत कई प्रमुख जगह पर स्टेशन होंगे। पिता वीरेंद्र भंडारी ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद करने की अपील की। वीआईपी को बचाने का लगाया आरोप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ शिरोशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है हरिद्वार से। हरिद्वार के बदराहबाद थाना क्षेत्र में दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद हादसा उस समय हुआ जब महिला अपने देवर के साथ बाइक पर जा रही थी। अचानक एक तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला के साथ बाइक चला रहा युवक इस हादसे में सुरक्षित बच गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है, जिसके बाद बस और उसके चालक को हिरासत में ले लिया गया है। अब पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस तेज रफ्तार में थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि सड़क पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमने इधर से आ रहे थे ना हाईवे से, तो इसमें क्या हुआ कि बस ना एक ट्रक था साइड में, और इस बस वाले ने हाईवे पे मतलब ओवरटेक कर रहा था। हमारे जड़ से एकदम जस्ट निकला बगल से, और जैसे निकला ना तो ये भाई अगले साइड में था, उसने ये अगले टायर के सामने ही था, लेकिन उसने फिर भी बस नहीं रोकी और स्पीड बढ़ाते गया। जैसे भाई अलगा साइड हुआ, उसने एकदम तुरंत से स्पीड से एकदम कार जैसे बस बढ़ाई ना, तो उसने क्या किया मतलब भाई की साइड लग गई, और साइड लगते ना जैसे भाई की मतलब जो ये गिरे बाइक गिरी है, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब बस नहीं रोकी और स्पीड से बढ़ा के वहां ले गए एकदम से। जैसे ये लेडीज गिरी तो उसका सिर ना वहीं के वहीं नीचे आ गया उसके टायर के, तो तभी तुरंत वो एकदम ने देखा कि खोपड़ी फट गई उसकी वहीं तुरंत। हमने वहीं बाइक रोक दी अपनी, ये कार से 10 मीटर सामने रुका बाइक रोक दी अपनी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है देहरादून से, जहां उत्तराखंड में साल 2025 के दौरान एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की। एसटीएफ ने वाल्मीकि गैंग के मुख्य आरोपियों यानी कि मनीष उर्फ बॉलर, हसन जैदी और शेर सिंह को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही चीनू पंडित गैंग के 2 शूटरों को हथियारों के साथ पकड़ा गया, जिनके पास से 3 पिस्तल, 1 तमंचा और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गैंग के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए 17 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं और एक आरोपी कामरान को गिरफ्तार किया गया है। राज्य भर में पाकिस्तान से आने वाली जरी पिस्तल समेत 20 पिस्तल, 2 तमंचे और 63 कारतूस की रिकवरी की गई है। इधर नशे के कारोबार और नकली दवाइयों के खिलाफ भी एसटीएफ ने सख्त कदम उठाए हैं। सेराकुई और हरिद्वार में नकली दवाइयां बनाने वाली 6 फैक्ट्रियां सीज कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पिथौरागढ़ में एमडीएमए की अंतरराष्ट्रीय लैब को पकड़कर 7 किलो 600 ग्राम ड्रग्स बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है। वहीं एसटीएफ ने पहली बार पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत 31 मामलों को शासन में भेज दिया है। साथ ही वाइल्ड लाइफ अपराधों में बालू की पित और हाथी दांत की तस्करी पर भी कार्रवाई की गई है। इन सब के अलावा 25 साल से फरार इनामी अपराधी समेत कुल 18 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। तो इसमें जो है हम लोग उत्तराखंड में ये जो 2025 हमारा जो साल गया है, इसमें हमने जो है एसटीएफ में जो है कुछ बड़ी उपलब्धियां जो 2025 की रही। तो इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, जो हमारे स्टेट के जो 2 मेन, एक तो वाल्मीकि गैंग है जिसमें 2-3 मुख्य जो है वो गिरफ्तारियां की गई, जिसमें जो है मनीष उर्फ बॉलर था, और उसके बाद हसन जैदी है, शेर सिंह है। तो इन लोगों की जो है वाल्मीकि गैंग में कुछ गिरफ्तारी हुई।
फिर चीनू पंडित गैंग है, इसमें 2 शूटरों को असलाहों के साथ गिरफ्तार किया गया, 2 शूटर, जिसमें जो है शूटरों से जो है 3 पिस्तल, 1 तमंचा, 12 कारतूस भी बरामद किए गए। तो चीनू पंडित गैंग और जो है ये वाल्मीकि गैंग, इस पे एक कार्रवाई हमारी अच्छी हुई। उसके बाद जो राज्य में जो असलाहों का है, ये भी इस पे एक अच्छी कार्रवाई असलाहों के क्षेत्र में हुई, जिसमें लगभग 20 पिस्तल, जो कि जो है ये जर्रे के जो पिस्तल होते हैं, JNK पाकिस्तान इस एरिया से आते हैं, तो इसमें 20 पिस्तल और जो है 2 तमंचे, इसके अलावा जो है 24 मैगजीन और 63 जो है जिंदा कारतूस, ये सब रिकवरियाँ जो है राज्य में की गई। एक अंतर्राष्ट्रीय असला गैंग भी जो है, जो महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक जॉइंट रेड जो है हमने की थी, जो वाइल्ड लाइफ के लिए जो 17 असले पकड़े थे उसमें। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। बैठक में राज्य के प्रमुख सड़क परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने परियोजनाओं के महत्व पर जोर देते हुए इन सभी परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने की अपील की है। ऋषिकेश बाईपास की अनुमति लागत लगभग 1161 करोड़ रुपए है, जिसमें 4 लेन बाईपास, रेलवे पोर्टल पर आरओबी और हाथी कॉरिडोर शामिल है। बता दें, अल्मोड़ा दैना पालर घाटी मार्ग की अनुमति लागत 988 करोड़ रुपए है। माननीय नितिन गडकरी, माननीय मंत्री, भारत सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय, उनकी अध्यक्षता में आज उत्तराखंड की सभी सड़कों को लेकर और सभी कार्य जो टनलों के हैं, सभी परियोजनाएं जो 4 धाम ऑल वेदर रोडें हैं, अन्य परियोजनाएं हैं, उन सभी को लेकर आज विस्तृत रूप से आज उन पर समीक्षा की गई और उन सभी कार्यों को, जो कार्य अभी चल रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया है। वन विभाग की जो NOC नहीं हुई है, जिन पर वन विभाग की रोक है, उनको वन विभाग तत्काल करे। राष्ट्रीय राजमार्गों के काम के लिए ड्रेजिंग आदि करने के लिए भी माननीय न्यायालय के स्तर पर या अन्य स्तरों पर जो काम रुके हैं, उनको तत्काल कराने के लिए, साथ ही जो गंगोत्री हाईवे है, उस हाईवे को और अच्छा बनाया जाए। कुछ स्थानों पर बाईपास बनने, उन बाईपासों को बनाया जाए जगह जगह। उत्तराखंड में आने वाले समय में कैंची धाम और नैनीताल आने वाले पर्यटकों को रोपवे के जरिए बड़ी सुविधा मिल सकती है। इसके लिए नैनीताल जनपद में भीमताल रानीबाग कैंची धाम रोपवे परियोजना को लेकर एजेंसी द्वारा सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। यह रोपवे लगभग 35 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित लाइन होगी, जिसमें करीब 5 प्रमुख स्टेशन होंगे, जिसमें रानीबाग, भीमताल, बवाली, नैनीताल और कैंची धाम शामिल है। इधर रोपवे परियोजना के तहत एजेंसी ने भीमताल शिडकुल क्षेत्र में मशीनों के माध्यम से सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया है और इसमें आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरे होने से पर्यटकों को एक और राहत मिलेगी, क्योंकि इससे यातायात जाम से निजात मिलेगी। साथ ही पर्यटक हिमालय प्रकृति का आनंद लेते हुए आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकार की पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। रोपवे का काम है। ये रोपवे रानीबाग से नैनीताल एंड कैंची धाम का है। इसमें 5 स्टेशन है। पहला स्टेशन है रानीबाग HMT, नेक्स्ट है हमारा भीमताल, भीमताल के बाद है बवाली। बवाली से ये रोपवे जो है वी शेप में चला जाएगा, इस टाइप में। एक जाएगा होटल स्नो पॉइंट है नैनीताल, नेक्स्ट कैंची धाम। तो ये कब तक का बन जाएगा, कितने किलोमीटर का है ये 35 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट है। फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है कि काठगोदाम, भीमताल, भवाली, नैनीताल, इस पूरे क्षेत्र को एक रोपवे सर्किट से जोड़ा जाए। उस सर्किट से जोड़ने के लिए जो मिट्टी है, पत्थर है, कितना फिजिबल है यहाँ पर, कितना जो है उसकी भविष्य में हमारे लिए उपयोगिता होगी, साथ ही कितना जो है वो तकनीकी दृष्टि से अनुकूल है, इसकी स्टडी चल रही है।
रोपवे से निश्चित रूप से सुविधा मिलेगी, जो आपका कंजेशन है यातायात का वो कम होगा, और ऊपर से जो है थोड़ा सा प्रकृति को देखने का एक अच्छा आनंद आएगा, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। ये कि कितनी फिजिबिलिटी है उसकी स्टडी जरूरी है, क्योंकि किसी प्रकार का ऐसा काम जल्दीबाजी में जो कि कोई घातक हो वो ठीक नहीं है। तो फिजिबिलिटी स्टडी बताएगी हम इसको रुक करते अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड अब फिर से सुर्खियों में है। 3 साल बाद यह मामला फिर से तूल पकड़ने लगा है, जहां एक और विपक्षी पार्टियां और सामाजिक संगठनों ने वीआईपी की गिरफ्तारी के लिए उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। वहीं अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने राज्य की जनता से एक भावुक अपील की है। वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि वह 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद करने की अपील कर रहे हैं ताकि उनकी बेटी को उचित न्याय मिल सके। उन्होंने जनता से अनुरोध करते हुए कहा कि अंकिता मेरी बेटी नहीं, आपकी बेटी है। आप सभी का समर्थन चाहिए ताकि वह न्याय पा सके। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है और भाजपा के लोग आरोपियों को बचा रहे हैं। देखिए। संगठनों द्वारा 11 जनवरी को जो बंद का आह्वान किया गया, मैं सभी व्यापार संघ और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस दिन बंद का आह्वान शांति ढंग से रखें, और सरकार द्वारा अगर ऐसा सीबीआई की जांच नहीं रखी तो 11 तारीख के बाद एक उत्तराखंड में जन आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो अपनी समस्त उत्तराखंड की जनता से, विशेषकर मातृ शक्ति से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी भी बेटी थी, और जब तक वीआईपी का पता नहीं पड़ा तब तक आपने इसी तरह संघर्ष करना है और संघर्ष करना है। और जिस तरह से वीआईपी का नाम सरकार द्वारा छुपाया गया है और वीआईपी का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ, और जो उर्मिला राठौर कह रही है, साफ कह रही है कि वह वीआईपी ये थी, तो परसों 11 तारीख को जो बंद का आह्वान किया है, मैं सभी जनता से और व्यापार संघ से ये कहना चाहता हूँ कि आप शांतिपूर्ण ढंग से उस दिन बंद का आह्वान रखें और मेरी बेटी को न्याय दिलाएं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे देवभूमि और सभ्य समाज के लिए एक बड़ा कलंक बताया है। सोमवार को हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि न्याय सर्वोपरि होनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड अपनी सज्जनता, सादगी और उच्च चरित्र मूल्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अंकिता जैसी मासूम बच्ची के साथ जो हुआ वह सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं हमारे समाज की नैतिकता पर सवाल खड़ा करती है। देखिए, एक तो मैं कहना चाहता हूं कि अंकिता के नाम पे राजनीति नहीं होना चाहिए, तो राजनीतिक विषय नहीं। एक बच्ची, उससे गलत तरह की डिमांड की गई, उसने इनकार किया और उसकी हत्या कर दी गई। ये किसी भी समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना थी। फिर उत्तराखंड राज्य में, जहां की एक विशेष पहचान है, एक सज्जनता की पहचान है, अच्छे लोगों की, चरित्रवान लोगों की देवभूमि इसको कहा जाता है, इस तरह की हमारी पहचान है, और वहां पर इस तरह की घटना घटित होना तो और भी दुर्भाग्यपूर्णता। सच बात यह कि आज भी जब हम सोचते हैं, जब भी ये बात आप पूछते हैं, कोई जिक्र आता है, तो हृदय को जैसे चीरने जैसी ये घटना लगती है। इसमें जो भी अपराधी हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी ही चाहिए और कोई बचना नहीं चाहिए।
चाहिए, कोई भी हो बचना नहीं चाहिए, वीआईपी का नाम तो लो, कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा जनता के द्वार अभियान के तहत सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्र चकराता विधानसभा के विकासखंड कालसी के पंजी टिलानी मिनी स्टेडियम में वृहद बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 1200 से अधिक ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ मिला। शिविर का उद्देश्य प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इस मौके पर जिलाधिकारी सवीन बंसल और अन्य अधिकारियों ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही जिला सूचना अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका 2025 का भी विमोचन किया गया। शिविर के माध्यम से 1286 से अधिक लाभार्थियों को जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला। इस दौरान जौनसार बावर क्षेत्र से जुड़े जल, जंगल और जमीन से संवैधानिक अधिकारों के हनन की 178 समस्याएं सामने आई हैं, जिसमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही किया गया। ये सेटलमेंट जो है बंदोबस्त एक न्यायिक प्रक्रिया होती है और इसमें जो चीज न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से की जाए उसको न्यायिक प्रक्रिया से ही उसका समाधान। तो यहाँ के लोगों का डेमोग्राफी को लेकर बात की कि डेमोग्राफी बदल रही है और ये कहा कि हमारी जगह दे दी गई, तो जिलाधिकारी को उसमें निर्देश दिए गए कि जिलाधिकारी इस पूरे मामले की परीक्षण करके तत्काल शासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करे ताकि शासन पे इसका परीक्षण कराया जा सके और इसका अंजाम निकाला जा सके। माफी की जब तक आपने बात की है, इस समय पे धन्यवाद देना चाहिए सरकार को कि काफी समय से माफी यहाँ पे नहीं दी जा रही थी। डीएफओ को सख्त निर्देश दिए गए तो माफी यहाँ पे शुरुआत हो गई है। कुछ जगह बाकी जो है वहाँ छपान की प्रक्रिया जारी है और छपान की प्रक्रिया पूरी होते हैं वहाँ पर भी माफी की लकड़ियां देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। जैसे हमारा जो 45 डेज का एक कैंपेन मोड में कार्यक्रम चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार उनका संकल्प है कि जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, अंतिम छोर के हमारे व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, हमारे जितने भी डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं, सब्सिडीज हैं, उनको एक्सेस करने में उनको कुछ डिफिकल्टीज ना हो और इसीलिए सारे इसी तरह के एरियाज चयन किए गए हैं। हमारी जन जन की सरकार रुक करते अगली खबर की ओर, जहां भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान में अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सिद्धार्थ शाह को 2 वर्ष के लिए आधिकारिक न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह आदेश आज भारत सरकार के अपर सचिव जगन्नाथ श्रीनिवासन के पत्र के माध्यम से जारी किया गया। इस आदेश के तहत अतिरिक्त सचिव प्रेमचंद द्वारा जारी पत्र में सिद्धार्थ शाह की नियुक्ति के संबंध में जानकारी दी गई है। पत्र में यह भी सूचित किया गया है कि उत्तराखंड के सचिव राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव, रजिस्ट्रार जनरल, अकाउंटेंट जनरल, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और संबंधित मंत्रालयों को इस नियुक्ति के बारे में सूचित किया गया है। यह नियुक्ति भारतीय न्यायिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम है जो न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाने में मदद करेगी। तो चलिए अगली खबर है हरिद्वार से, जहां हरिद्वार वासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 87 शिकायतें और समस्याएं दर्ज की गई, जिनके निस्तारीकरण के लिए संबंधित विभागों को तुरंत निर्देश जारी किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जन सुनवाई में मुख्य रूप से अतिक्रमण, राशन व्यवस्था, बिजली बिलों और पेयजल से जुड़ी समस्याएं आई। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वो तत्काल मौके पर जाकर इन समस्याओं का समाधान करें। कुछ शिकायतें पुनः आई थी, जिनमें अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि शिकायतकर्ता को दोबारा न आना पड़े। इधर जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई हुई है और यहाँ पर अभी तक 87 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। जो मुख्यतः शिकायतें हैं वो कुछ अतिक्रमण को लेकर,
और राशन व्यवस्था को लेकर, कुछ जगह बिजली की बिलों आदि को लेकर है, और साथ ही पेयजल को लेकर भी कुछ जगह समस्या आई है, जिसमें संबंधित विभागों को आज ही मौके पर जाने के लिए और समस्या का निस्तारण करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो कि रिपीट हुई थी, उसमें संबंधित अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि ऐसे कुछ शिकायतकर्ता को दोबारा ना आना पड़े, तो निश्चित तौर पर इस बार उसको निस्तारित कर लें, और अगर कोई भी अधिकारी इसमें लापरवाही करते हैं तो उनको भी सख्त। प्रदेश भाजपा महामंत्री कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य से लेकर पूरे देश की राजनीति का विश्लेषण करने पर यह साफ नजर आता है कि कांग्रेस पार्टी ने केवल भ्रम की राजनीति की है। परिहार ने कहा कि कांग्रेस जहां विजय होती है वहां माला पहनाई जाती है और जहां हार होती है वहां ईवीएम मशीनों की दोषी ठहरा दिया जाता है। कुंदन परिहार ने आगे ये कहा कि कुछ महीने पहले ही बिहार चुनाव में कांग्रेस द्वारा एसआईआर का विरोध करने से यह साबित होता है कि कांग्रेस घुसपैठियों को बसाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए कि जनता उनके साथ नहीं है, हर बार की तरह उनकी हार तय है। अगर कांग्रेस भ्रम की राजनीति में बाज नहीं आती तो भाजपा उसका विरोध और प्रतिकार करेगी। देखिए, आप उत्तराखंड से लेकर के देश भर की राजनीति को अगर देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस ने एक भ्रम की राजनीति को फैलाने का काम किया है। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी एक संविधान की पुस्तक को हाथ में लेकर के अपने सभाओं में, अपने मंचों में ये बोल रहे थे कि अब भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी तो आरक्षण समाप्त कर देगी, संविधान जो है उसको समाप्त कर देगी। जबकि हम लोग देखते हैं कि जो 25 जून 1975 को इस देश पर आपातकाल लगाया था, वो कांग्रेस ने लगाया था। उस आपातकाल के कारण ही आप जैसे अनेकों पत्रकार की कलम छीन ली गई है, अनेक जो समाजसेवी थे उनको जेल के अंदर ठूस दिया गया है, तमाम राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इतनी निरंकुश सरकार हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी, वो कांग्रेस ने किया है। उसके पश्चात कांग्रेस जहां जीतती है तो वहां पर वो शपथ। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।